लुई नाम का ये छोटा मोटा चोर एक दिन किस्मत के खेल से पत्रकार बन जाता है, लेकिन पत्रकार बनने के बाद से ही वो ऐसे ऐसे खतरनाक किस्से गढ़ने लगता है जिन्हें देखकर तुम्हारा दिमाग सच में घूम जाएगा। बात कर रहा हूँ 2014 में रिलीज हुई नाइटक्रॉलर मूवी की। ये थ्रिलर फिल्म का आखिरी मोड इतना जोरदार है कि उसका ट्विस्ट तुम्हें हिलाकर रख देगा। तो चलो ज्यादा समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर से, जहां हम अपने कहानी के मुख्य किरदार लुई को देखते हैं। लुई बहुत ही तेज तर्रार था। वह बहुत कम समय में कोई भी चीज सीख लेता था। अपने काम में सबसे ज्यादा सफलता पाने के लिए वह नैतिक और अनैतिकता की सीमाओं को भूल जाता था। लेकिन लुई के पास कोई काम नहीं था, जिस कारण अपना खर्चा चलाने के लिए वह अलग अलग जगहों पर चोरी करता था। एक रात भी वह कुछ जगहों से सेफ्टी वायर काट रहा था ताकि उन्हें बेच सके। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और उससे पूछता है कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। बातों बातों में लुई की नजर गार्ड की घड़ी पर चली जाती है। तब लुई गार्ड पर हमला करता है, उसकी घड़ी और अन्य चीजें चुराकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह एक फैक्ट्री में जाता है जहां वह अपनी चोरी का माल बेचता था, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने उसे बहुत कम पैसे देने की बात कही, जिससे उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार फैक्ट्री मालिक कहता है, मैं तुम्हारा कोई सामान नहीं खरीदूंगा। तब लुई कहता है, आप सामान नहीं खरीदेंगे ठीक है, लेकिन मुझे एक नौकरी तो दे दीजिए। लुई अपनी बातों के जाल में उसे फंसाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं होता। तब लुई कहता है, ठीक है, मुझे फुल टाइम नौकरी की जरूरत नहीं है, क्या मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप के तौर पर काम कर सकता हूँ? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी कंपनी में एक चोर को काम पर नहीं रख सकता। ये सुनकर लुई का दिल टूट जाता है और वह सोचता है, इस दुनिया में अच्छे काम की तो कोई कीमत ही नहीं है। खैर, वहाँ से निकलकर जब वह घर की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पुलिस जमा हो गई है। लुई वहाँ अपनी गाड़ी रोकता है और पास जाकर घटना को देखने की कोशिश करता है। वहाँ आकर देखता है कि एक गाड़ी में आग लगी हुई है और पुलिस उस गाड़ी से एक महिला को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वह देखता है कि दो लोग अपनी कैमरा लेकर इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लुई समझ जाता है कि ये लोग किसी चैनल से आए हैं। लुई एक रिपोर्टर जिसका नाम जोलोदर है, उससे पूछता है, ये खबर किस चैनल पे दिखाई जाएगी? तब वह आदमी कहता है, जो चैनल सबसे ज्यादा पैसे देगा वहीं इसे दिखाया जाएगा। ठीक तभी उनके माइक्रोवैन में एक और मैसेज आता है कि किसी और जगह पर एक और एक्सीडेंट हुआ है। ये खबर सुनते ही वे रिपोर्टर वहां से चले जाते हैं। अब लुई समझ जाता है कि ये लोग फ्रीलांस वीडियो कलेक्टर हैं, मतलब ये कोई ऑफिशियल रिपोर्टर नहीं है। ये लोग दुर्घटना स्थल पर जाकर फुटेज कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें अलग अलग चैनलों को महंगे दामों पर बेचते हैं। अब लुई सोचता है कि वाह, ये तो अच्छा बिजनेस है, मैं भी तो ऐसा काम कर सकता हूँ। अब इस प्लान को दिमाग में रखते हुए अगले दिन सुबह लुई टीवी ऑन करता है ताकि वो उस न्यूज को देख सके। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक चैनल ने इस न्यूज को कवर किया है। इसके बाद लुई समझ जाता है कि इस तरह के फुटेज की काफी ज्यादा डिमांड है, इसलिए अगले दिन वह एक पार्क में जाता है और अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए किसी की महंगी साइकिल चुरा लेता है। हालांकि इस साइकिल की चोरी का मकसद कुछ और होता है। वह एक दुकानदार के पास जाता है और उसे ज्यादा कीमत पे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन दुकानदार चोरी के माल का दाम बहुत कम देना चाहता था। फिर भी लुई अपनी इम्प्रेसिव बुद्धि और बातों के जाल में फंसाकर उस दुकानदार को अच्छा दाम देकर वह महंगी साइकिल बेचने में कामयाब हो जाता है। दरअसल इस साइकिल की चोरी लुई ने दो चीजें खरीदने के लिए की थी। पहला, एक डिजिटल कैमरा और दूसरा एक पुलिस रेडियो स्कैनर। इस रेडियो जैसे उपकरण का मुख्य काम होता है आसपास के सभी तरह के पुलिस फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करना। अगर लुई इसे ट्रैक कर पाता है तो जब भी पुलिस के पास किसी दुर्घटना की शिकायत आएगी तब वह उस लोकेशन को जान जाएगा, जिससे वह सबसे पहले जाकर उस दुर्घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सकेगा। क्योंकि यहाँ असली खेल है सबसे पहले फुटेज लेना और जितनी जल्दी हो सके उसे न्यूज चैनल को प्रोवाइड करना। अगर वह ये कर पाता है तो अच्छी खासी रकम कमा सकता है। इस तरह सारी चीजें खरीदकर लुई पूरे दिन पुलिस रेडियो फ्रीक्वेंसी सुनता रहता है। कुछ देर सुनने के बाद उसे पता चलता है कि पास में ही कोई झगड़ा हुआ है, इसलिए वह तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है उसे कवर करने के लिए। लेकिन अचानक एक पुलिस वाला उसे संवेदनशील वीडियो बनाते हुए देखकर वहां से दूर हटने को कहता है। इस बीच पिछले दिन का वही रिपोर्टर लोडर आकर वीडियो बनाने लगता है। लुई जब सबूतों के बहुत करीब जाकर वीडियो बना रहा होता है तब पुलिस उसे हटाने की कोशिश करता है, जिससे लोडर नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से लोडर ठीक से शॉट नहीं ले पाता। अब इतनी सारी हेरफेर के बावजूद चूंकि लुई के पास एक फुटेज था, वह इसे बेचने के लिए एक चैनल पर चला जाता है। उस चैनल पे पहुंचकर लुई बताता है कि उसके पास हाल ही में हुई एक घटना की फुटेज है जिसे वह बेचना चाहता है। ये सुनकर लुई को चैनल की डायरेक्टर रूबिना के पास भेजा जाता है। पहले तो रूबिना किसी अनजान व्यक्ति से काम लेने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन लुई उसे आखिरकार मनाने में सफल हो जाता है। इसके अलावा रूबिना पहले ही लोडर से उस घटना की फुटेज ले चुकी थी। हालांकि लुई की फुटेज काफी क्लोजअप और खून खराबे वाली थी, तो रूबिना सोचती है कि अगर इस क्लिप को भी न्यूज में जोड़ा जाए तो खबर और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगी। इसलिए रूबिना कहती है, ठीक है, मैं इसे खरीद लेती हूँ, अब बताओ तुम्हें कितना चाहिए?
जवाब में लुई पहले $500 मांगता है, लेकिन रूबिना हंसकर कहती है नहीं, वह केवल $200 देने के लिए तैयार होती है। अब लुई के लिए सबसे जरूरी था इस काम के जरिए कनेक्शन बनाना, इसलिए वह कम पैसे में भी मान जाता है। हालांकि रूबिना उसे यह भी कहती है कि अगर वह इस लाइन में और आगे बढ़ना चाहता है तो तुम्हें एक अच्छा कैमरा और साउंड सिस्टम की जरूरत है। चूंकि तुम्हारी कैमरा फ्रेम सेंस अच्छी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इसे जल्दी सीख जाओगे। इसके अलावा वह कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ रिकॉर्ड करना होगा जो दर्शकों को पसंद आए, जैसे कि किसी दुर्घटना के बाद के इमोशनल सीन, चाहे वो पीड़ित का हो या उसके परिवार के रोते हुए फुटेज। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें देखकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाए और उनके दिल में डर समा जाए। इन सारी बातों को सुनकर लुई समझ जाता है कि न्यूज जितनी ज्यादा ब्रूटल और दिल को झकझोर देने वाली होगी, उतनी ही ज्यादा लोकप्रिय होगी। आप लोगों ने भी शायद ध्यान दिया होगा कि जब आप कोई न्यूज देखते हैं तो ऐसे इमोशनल वीडियो हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। असल में यही है न्यूज के धंधे का काला सच। खैर, लुई इसके बाद घर आता है और टीवी पे देखता है कि उसका फुटेज न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है। लुई के मन में इतनी खुशी होती है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह अपनी पहली नौकरी का वीडियो टाइटल के साथ एक फाइल में सेव कर लेता है। वह चाहता है कि उसकी ये जर्नी पूरी तरह से सफल हो। अब इस तरह का काम अकेले करना काफी मुश्किल था, उसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी। इसलिए अगले दिन वह एक रेस्टोरेंट में एक लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। उस लड़के का नाम रिक था। वह पेशे से एक स्टूडेंट था, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लुई उससे अलग अलग सवाल पूछता है, जैसे तुम्हें इस काम के लिए क्यों रखा जाए, तुम दूसरों से कैसे अलग हो, वगैरह वगैरह। रिक उन सवालों के जवाब में पूरी तरह से नर्वस हो जाता है और साधारण तरीके से जवाब देता है। लुई समझ जाता है कि ये लड़का काम तो कर लेगा, लेकिन पहले उसे अपनी तरह से प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इसलिए वह उसे ऑफर करता है और बताता है कि मैं तुम्हें काम पर रखूंगा, लेकिन ये एक इंटर्नशिप होगी जिसमें तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये सुनकर रिक उदास हो जाता है और कहता है कि उसे पैसे की बहुत जरूरत है। लुई कहता है, ठीक है, तुम्हें हर रात मेरे साथ काम करना होगा और हर रात के लिए मैं तुम्हें $30 दूंगा। ये सुनकर रिक काफी खुश हो जाता है और अगले दिन सुबह से काम शुरू कर देता है। लुई उसे समझाता है कि पुलिस रेडियो सिग्नल कैसे काम करता है, विभिन्न पुलिस कोड का क्या मतलब होता है और कौन सा कोड किस स्थिति को दर्शाता है, जैसे कि कौन सा कोड दुर्घटना का संकेत देता है और कौन सा कोड आग का इशारा करता है, वगैरह वगैरह। उनका काम होता है पूरे दिन गाड़ी तैयार रखना और हमेशा न्यूज कवर के लिए तैयार रहना। जैसे ही वे आसपास कोई गंभीर दुर्घटना देखते हैं, वे तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। ये सब समझाने के बाद वे दोनों पूरी रात इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आखिरी पल में लुई को पता चलता है कि एक जगह आग लगी है। फिर वे तेजी से उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। लुई कहता है कि तुम्हारा काम है मुझे फोन पर रास्ता बताना। इस काम को हाथ में लेते ही लुई तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, क्योंकि समय कम है, इसलिए उसे जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचना है। लेकिन इसी बीच रिक गलती से एक सड़क की जगह दूसरी सड़क पर ले जाता है। इससे वे 5 मिनट देर से दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं और इस देरी के कारण आग पहले ही बुझ चुकी होती है और जो पेशेवर रिकॉर्डर लोडर था उसने पहले ही सभी फुटेज कैप्चर कर लिया है। इस घटना से लुई बहुत गुस्से में आ जाता है। आज केवल इस नए लड़के की गलती के कारण उसकी फुटेज मिस हो गई। इसके अलावा $10 का गैस खर्च भी हुआ। इसलिए वह ठंडे दिमाग से रिक को बताता है कि अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो जो भी खर्च होगा वह तुम्हारी सैलरी से काट लिया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें एक नई दुर्घटना की सूचना मिलती है और वे वहां दौड़ जाते हैं। ये दुर्घटना एक गैंग शूटआउट की थी, जिसमें एक गिरोह ने घर के मालिक की हत्या कर दी और फिर भाग गए। तेजी से लुई और रिक वहां पहुंचते हैं और लुई अपनी कैमरा लेकर काम शुरू कर देता है, लेकिन पूरी जगह को पुलिस ने पहले ही घेर लिया था, जिससे लुई को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो देखने में दिलचस्प लगे। लेकिन तभी उसे घर के मेन गेट के थोड़े खुले होने का पता चलता है, इसलिए वह अब योजना बनाता है कि चुपके से उस बिल्डिंग में प्रवेश करके सारी फुटेज ले सके। योजना के मुताबिक लुई घर के अंदर घुस जाता है और देखता है कि विक्टिम के फ्रीजर में उसके परिवार की कई तस्वीरें रखी हैं। लुई जल्दी से उन्हें कैप्चर कर लेता है क्योंकि इनमें इमोशनल अटैचमेंट है। इसके अलावा वह एक ऐसे एंगल से फुटेज लेता है जहां बुलेट के घाव के निशान के साथ विक्टिम की पत्नी और बच्चों की तस्वीर भी दिखाई देती है। मतलब फुटेज इतना अच्छा था कि लुई खुद भी काफी संतुष्ट हो जाता है। फिर जल्दी से वह फुटेज लेकर वो दोनों रूबिना के पास लौट जाते हैं। रूबिना उन भावनात्मक फुटेज को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे ऐसे ही फुटेज चाहिए थे जो लोगों के दिलों को छू सकें। हालांकि रूबिना खुश थी, लेकिन उनका मैनेजर खुश नहीं था। उसने कहा कि लुई ने पुलिस की निगाहों से बचकर एक क्राइम सीन में घुसकर कानून का उल्लंघन किया है। ये एक कानूनी अपराध है। अगर हम ऐसी फुटेज टीवी पे दिखाएंगे तो हमें कानूनी मुसीबत में फंसना पड़ सकता है। लेकिन रूबिना ने कहा कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। इस कहने के बाद रूबिना ने आखिरकार लुई से फुटेज खरीद ली। फिर उसने लुई से पूछा कि पहले वो क्या करता था और किस चीज में उसकी रुचि है। लुई ने सब कुछ बता दिया और हम जान पाते हैं कि उसे इस काम में इतनी खुशी मिल रही है कि पहले किसी भी काम में इतनी खुशी नहीं मिली। रूबिना उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सब सुनकर लुई फिर से अपने काम में लग जाता है। ठीक पिछली बार की तरह जब न्यूज पब्लिश होती है तो लुई भी बहुत खुश हो जाता है।
और वह अपने सॉफ्टवेयर में इसे सेव कर लेता है। इसके बाद समय बीतता जाता है और लुई एक के बाद एक शानदार फुटेज इकट्ठा करके ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। वह समझ जाता है कि कौन सी न्यूज चैनल सबसे ज्यादा पैसे देती है, इसलिए वह ऐसी चीजों को कवर करने लगता है जो उसे जल्दी से अमीर बना देता है। इस बीच उसने अपने लिए एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा और एक शानदार हाई स्पीड की कार भी खरीदता है ताकि वह घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंच सके। एक दिन लुई एक दुर्घटना की खबर सुनकर तेजी से वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह पुलिस के आने से पहले ही घटनास्थल पर पहुंच जाता है। यूजुअली ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस आने से पहले कोई कैमरामैन मौजूद हो। खैर, लुई को ऐसा एक शानदार मौका मिल जाता है। वहां पहुंचकर वह अपनी मर्जी से फुटेज लेना शुरू कर देता है। जब वह देखता है कि एक लाश पड़ी है तो उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। वह देखता है कि लाश सही एंगल पे नहीं पड़ी है, इसलिए वह कानून की सीमा को पार करते हुए उस लाश को अपने शूटिंग के लिए दूसरी जगह ले जाता है। सोचिए, लुई अब इतनी हद तक पहुंच चुका है कि अच्छे फुटेज के लिए वह गैर कानूनी काम करने लगा है। खैर, अलग अलग एंगल से सारे शॉट्स लेने के बाद लुई वहां से निकल जाता है। लुई फुटेज लेकर रूबिना के पास पहुंचता है और रूबिना जैसे हमेशा करती है, इस बार भी उसके फुटेज से प्रभावित होकर उसे खरीद लेती है। लेकिन इस बार लुई एक नई कांड करता है। वह सीधे रूबिना को, जो उससे दोगुनी उम्र की है, डेट पर चलने का प्रस्ताव दे देता है। पहले तो रूबिना इस प्रस्ताव से पूरी तरह चकित हो जाती है और तुरंत मना कर देती है, लेकिन लुई अपनी बातों के जाल में उसे मनाने में सफल हो जाता है। फिर जब लुई चैनल से वापस लौट रहा होता है तो उसे वहां पेशेवर वीडियो कलेक्टर लोडर को इंतजार करता हुआ मिलता है। दरअसल लोडर को पता चल गया था कि लुई अब बेहतरीन काम कर रहा है, इसलिए वह उसे काम का प्रस्ताव देने आया है। लोडर उसे बताता है कि अगर वह उसके साथ काम करता है तो वह उसे 30% प्रॉफिट शेयर करेगा। लेकिन लुई अब ऐसी ऑफरों की परवाह नहीं करता क्योंकि उसे अपनी कीमत का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है। लुई की इस रिजेक्शन पर वह बेहद गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुई रूबिना को डेट पे लेकर आया है। यहाँ लुई कहता है, मैंने तुम्हारे चैनल की रैंकिंग को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। जब मैंने तुम्हारे चैनल को ज्वाइन किया था तब ये सबसे छोटा चैनल था। सिर्फ मेरी फुटेज की वजह से तुम्हारा चैनल इतना बड़ा हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर अच्छे काम करें और हमारा रिश्ता भी अच्छा हो। लुई की इन बातों को सुनकर रूबिना इम्प्रेस हो जाती है। उधर अगले दिन एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। एक प्लेन क्रैश कर जाता है और ये खबर पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ये सुनकर लुई तुरंत उस जगह को कवर करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उससे पहले लोडर वहाँ आकर सब कुछ कवर कर चुका है। लोडर लुई का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। लुई जब आसपास की सारी फुटेज लेकर रूबिना के पास पहुंचता है तो बेकार की फुटेज देखकर रूबिना उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, अगर तुम मेन फुटेज ला सकते तो आज हमारा चैनल रैंकिंग में नंबर 1 होता। रूबिना की डांट सुनकर लुई का दिमाग पूरी तरह गर्म हो जाता है, इसलिए वह एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह सीधे लोडर के घर जाता है और वहां जाकर उसकी गाड़ी का ब्रेक सिस्टम खराब कर देता है ताकि अगले दिन वह कोई न्यूज कवर न कर सके। लेकिन इसके बाद लोडर की गाड़ी एक न्यूज कवर करते वक्त हादसे का शिकार हो जाती है और आखिरकार लुई उस न्यूज को कवर कर लेता है। सोचो लुई अब कितना साइको हो गया है कि अपने फुटेज के लिए अपने ही साथी को नहीं छोड़ रहा है। जब लुई उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है तो रिक उससे कहता है, प्लीज भाई उसका वीडियो मत बनाओ, जो हमारे ही प्रोफेशन का था। लेकिन लुई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए अब काम से बड़ा कुछ नहीं है। कुछ ही देर बाद लुई को एक और खबर मिलती है कि किसी को गन पॉइंट पर रखा गया है। जैसे ही लुई और रिक वहां पहुंचते हैं, एक भयानक गोलीबारी होती है। लग रहा था कि अंदर जिनको बंधक बनाया गया था उन्हें शायद मार दिया गया है। लुई तुरंत गाड़ी से उतरता है, कैमरा ऑन करता है और आगे बढ़ता है। फिर वह देखता है कि 2 लोग हड़बड़ी में गाड़ी लेकर भाग रहे हैं। लुई सब कुछ रिकॉर्ड करता है और समझ जाता है कि यही असली हत्यारे हैं। चूंकि अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है, इसलिए लुई को लगता है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम करने का मौका है। इसलिए वह धीरे धीरे अपने प्लान के साथ आगे बढ़ता है। लुई घर के अंदर घुसकर रिकॉर्डिंग शुरू करता है। ऐसे सीन कैप्चर करता है जो अब तक किसी ने टीवी न्यूज में नहीं दिखाए थे। ताजे मर्डर का वीडियो बनाना मतलब वह जल्दी ही एक सेलिब्रिटी बनने जा रहा है। उसने घर के अंदर जाकर सभी डेड बॉडीज का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आखिरकार पुलिस के आने से पहले और रिक जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाकर लुई के दिमाग में एक प्लान आता है। वह गाड़ी रोककर सबसे पहले अपने फुटेज का बैकअप लेता है। इसके बाद लुई फुटेज के पहले हिस्से यानी उन 2 किलर्स के फुटेज को अलग करके अपने पास रख लेता है। इसका मतलब है कि लुई फिलहाल उन किलर्स के चेहरे किसी को नहीं दिखाना चाहता क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा है। अब वो खेल क्या है ये तुम थोड़ी देर में जानोगे। इसके बाद लुई जब रूबिना के पास जाकर ये मास्टरपीस क्लिप्स दिखाता है तो रूबिना पूरी तरह से हैरान रह जाती है। लुई ने ये क्या किया? ऐसा लेवल का फुटेज उसने अपने करियर में कभी नहीं देखा था। लुई का वीडियो देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि ऐसा रॉ फुटेज उनके चैनल पे दिखाना बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि पत्रकारों को सिर्फ क्राइम सीन क्रिएट होने के बाद ही फुटेज लेने का अधिकार होता है। लेकिन रूबिना कहती है, मैं कह दूंगी कि ये फुटेज गुप्त टीम की सूचना पर मिला है, बस हिसाब साफ, ये फुटेज हमें नंबर 1 बना देगा, इसलिए जल्दी से इसके टेलीकास्ट के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद रूबिना लुई से पूछती है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जब लुई उससे $1 लाख की मांग करता है
इतनी बड़ी रकम सुनकर रूबीना का गला सूख जाता है, लेकिन आखिरकार $15,000 में सौदा तय हो जाता है और ये न्यूज टेलीकास्ट हो जाती है। इसके बाद पूरे देश में मानो एक हलचल मच जाती है। पूरे चैनल में अब हर किसी की जुबान पे सिर्फ लुई का ही नाम है। खैर, अगले दिन सुबह जब लुई अपना टीवी देख रहा था, तभी 2 डिटेक्टिव उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। वे लुई से पूछते हैं कि वह पुलिस से पहले वहां कैसे पहुंच गया था। जवाब में लुई कहता है कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। लुई ने डिटेक्टिव्स को बताया कि जब वह उस घर के पास से गुजर रहा था, तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी और उसने तुरंत सब कुछ कैप्चर कर लिया। डिटेक्टिव्स उससे किलर्स की जानकारी मांगते हैं, लेकिन लुई कहता है कि उसने उन्हें दूर से देखा था और स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाया। उस रात लुई और रीक एक नए प्लान के साथ फिर से निकलते हैं। लुई रीक को बताता है कि उसने उस दिन के किलर्स का फुटेज किसी को नहीं दिखाया। दुनिया में सिर्फ वही जानता है कि असली किलर्स कौन है। अब उसने प्लान किया है कि वह इन किलर्स को पकड़वाएगा। लुई ने रीक को बताया कि वह किलर्स को पकड़वाने का पूरा सीन रिकॉर्ड करेगा और इसे वायरल न्यूज के रूप में पेश करेगा। इसका मतलब है कि लुई ने उस दिन फुटेज को इसलिए काट कर रखा था ताकि वह एक ऐसा सीन बना सके जहां पुलिस और किलर्स के बीच एक झगड़ा हो और वह उस मौके का फायदा उठाकर इसे लाइव रिकॉर्ड कर सके। यहाँ लुई की चालाकी को अच्छे से दिखाया गया है। फिर लुई ने रीक से कहा कि उसे इस काम में उसकी मदद चाहिए और आज से वह उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा। तुम इसके लिए कितने डॉलर डिमांड करते हो, बोलो। फिर हिचकिचाते हुए रीक ने कहा कि वह हर दिन $75 चाहता है। ये रकम सुनकर लुई राजी हो गया। फिर वे एक घर के सामने आकर रुके और लुई ने बताया कि जिस गाड़ी को वे देख रहे हैं वही खून की रात वहां खड़ी थी। लुई ने कहा कि आज रात हम लगभग $50,000 कमाएंगे। यह सुनकर रीक ने कहा, तुम आज $50,000 कमाओगे और मुझे सिर्फ $75 दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे और पैसे चाहिए। यह सुनकर लुई ने कहा, हमारी डील पहले ही हो चुकी है। लेकिन रीक अजीब तरह का व्यवहार करने लगा, जैसे उसे पैसे की लत लग गई हो। उसने कहा कि यह गैर कानूनी काम है, इसलिए अगर तुम मुझे 50-50 नहीं दोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम जानबूझकर एक गड़बड़ी करके लोगों की हत्या करने जा रहे हो। यह सुनकर लुई पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन ठंडे दिमाग से उसने सोचने के बाद वो इस मामले को और बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया। आखिरकार वे 50-50 पे डील कर लेते हैं। इसके बाद से किलरों का पीछा शुरू हो जाता है। इस तरह फॉलो करते करते जब वे देखते हैं कि किलर्स खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो लुई 911 पे कॉल करता है। वह बताता है कि पिछले दिन हुए मर्डर में जो लोग शामिल थे वे अब एक रेस्टोरेंट में मौजूद है। साथ ही वह ये भी बताता है कि उनके पास हथियार भी हैं। यह सुनकर 911 की टीम इमरजेंसी कॉल से पुलिस को सूचित करता है। नतीजतन पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच जाती है। ये सब देखकर रीक कहता है, भाई यहाँ कई निर्दोष लोग हैं, अगर यहाँ गोलीबारी होती है तो कई लोग मारे जा सकते हैं। तब रीक लुई से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जवाब में लुई कहता है, ये मेरा प्रोफेशन है, इसमें कौन मरा या कौन बचा ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। तो फिर वह रीक से कहता है कि गाड़ी से उतरकर पास के एक एंगल से शूट करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन इस जोखिम को देखते हुए रीक ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तब लुई धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। यह सुनकर रीक मजबूरन मान जाता है। कुछ ही समय बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। किलर और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो जाती है। किलर की गोलियों से पुलिस कर्मियों समेत कई आम लोग मारे जाते हैं और एक किलर मारा भी जाता है, लेकिन बाकी किलर्स गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लुई और रीक अपने कैमरे में कैद कर रहे होते हैं। साथ ही वे पुलिस और किलर्स की इस चेस को भी रिकॉर्ड करने लगते हैं। काफी देर तक ये चेस चलती रहती है और आखिरकार जब किलर्स की गाड़ी पलट जाती है तो लुई गाड़ी से उतरकर वीडियो बनाने लगता है। कुछ देर बाद लुई रीक को बताता है कि किलर मर चुका है, तो जल्दी से रीक वहां पहुंचकर अपने फुटेज लेने लगता है, लेकिन तभी दिखता है कि किलर अभी भी जिंदा है और रीक को देखते ही उसे गोली मार देता है, जिससे रीक की मौत हो जाती है। उसने इस किलर से चालाकी से रीक को ही मरवा दिया, क्योंकि कुछ देर पहले रीक उससे झगड़ने की कोशिश कर रहा था। खैर, इसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और आखिरकार उस किलर को मार गिराती है, जिसे लुई पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लेता है। जब लुई रीक के पास जाता है तो रीक अभी भी जिंदा होता है। रीक दर्द भरी नजरों से लुई की तरफ देखता है और कहता है, तुमने जानबूझकर मुझे मरवा दिया। जवाब में लुई कहता है, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे लिए मैं अपनी कंपनी को खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद रीक की मौत हो जाती है और लुई अपनी कैमरा उठाकर वहां से निकल पड़ता है। रूबीना जब ये वीडियो देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। रूबीना कहती है, ये फुटेज मेरे चैनल और तुम्हारी जिंदगी दोनों को बदल कर रख देगा। तो जब रूबीना इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने का फैसला करती है, तब वहां 2 पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस वीडियो की जरूरत है, क्योंकि यह एक अहम सबूत है। रूबीना जवाब देती है कि उसने ये वीडियो लुई से अपने चैनल के लिए खरीदा है, इसलिए वह इसे पुलिस को नहीं दे सकती। इस पर पुलिस पहले लुई को गिरफ्तार करती है और उसे रिमांड पे लेती है। पुलिस लुई से पूछती है, तुम्हें पहले से कैसे पता चला कि वे कातिल वहां जाएंगे? जवाब में लुई कहता है, मैंने उस दिन उन 3 लोगों के घर जाकर इन 2 कातिलों को देखा था और उन्हें फॉलो करते हुए मैं उनकी लोकेशन तक पहुंच गया
और आखिरकार मैंने पुलिस को सूचना दे दी। लेकिन यह सुनकर महिला पुलिसकर्मी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम सबको झूठ बोलकर बेवकूफ बना रहे हो। हालांकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन्हें लुई को छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और हम देखते हैं कि लुई फिर से रात के काम पर निकल पड़ा है। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है, उसके पास बड़े बड़े 2 वैन भी हैं। इसके अलावा उसने 3 और लोगों को भी हायर किया है। मतलब अब तुम समझ गए होगे कि लुई का इतने दिनों से बड़ा आदमी बनने का जो सपना था वह आज पूरा हो गया है। इसी पल के साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म होती है। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब खुश रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।